हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी का डिमांड था, आप सभी का प्यार और सपोर्ट था कि आप सभी ने कहा हमें कि सर पार्ट 2 भी जरूर लाइए परिभाषा का। तो हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 2, जिसमें हम आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट परिभाषा को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करा रहे थे, हम कल कराए थे आपको क्लास 12th फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा को हमने कहा था कि आपको कराया जाएगा। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा को कराने का हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जिसमें से कल हमने केवल 25 इंपॉर्टेंट परिभाषा को ही करा पाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कल हुआ था पार्ट 1, जिसको आप सभी ने अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आज हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 2, और जो और 25 बच गए हैं इसको हम पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सभी महत्वपूर्ण पहले परिभाषा को देखेंगे, फिर नियम, फिर डेरिवेशन, सिद्धांत, इस तरीके से अब हम चलेंगे जी। फिलहाल मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 1 के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान से क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो समझ लेते हैं जी। प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान। अच्छा, शिखर मान का मतलब समझते हैं। शिखर मतलब होता है सबसे अधिकतम मान, सबसे उच्चतम मान, उसी को शिखर मान कहते हैं। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्र में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यवर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है। 2 बार अधिकतम होता है, तो प्रत्यवर्ती धारा के इस अधिकतम मान को ही धारा का शिखर मान कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में एक चक्कर में, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यवर्ती धारा। अच्छा, प्रत्यवर्ती धारा कैसे गति करता है ये मैं बता दूं आप सभी को। तो ये सपोर्टेड, ये हमारा एक एक्स अक्ष है, और इस पर प्रत्यवर्ती धारा कुछ इस प्रकार गति करता है, कुछ इस प्रकार ये गति करता है। देखिए यहां से ये स्टार्ट हुआ और फिर इस तरीके से जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट और सेकेंड, यहां तक ये हमारा पूर्ण चक्र हो रहा है। ये एक पहला चक्र यहां तक हुआ, मतलब ये एक, इसको हम क्या कहेंगे, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे समाप्त हुआ, एक ऊपर एक नीचे गया ना, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण चक्र कहेंगे। ये यहां से यहां तक ये एक पूर्ण चक्र है। तो हम यहां पे ये कह रहे हैं कि देखिए यहां पे ये कह रहे हैं कि ये सबसे हमारा क्या है, सबसे अधिकतम मान है। ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये देखिए ये धारा का, ये ऊपर वाला जो होता है इसको प्लस से दर्शाते हैं, और नीचे वाला जो है इसको माइनस से दर्शाते हैं। इतनी बात पता है ना, इसको हम क्या दर्शाते हैं जी, माइनस से दर्शाते हैं। तो धारा का जो सबसे अधिकतम मान होता है ना, धारा का सबसे अधिकतम जो मान होता है उसी को प्रत्यवर्ती, ये धारा है प्रत्यवर्ती धारा, तो प्रत्यवर्ती धारा का सबसे, देखिए या तो धनात्मक में अधिक हो या ऋणात्मक में अधिक हो, तो प्रत्यवर्ती धारा का सबसे अधिकतम मान कहाँ होगा, ये बीच में, यही तो सबसे ज्यादा होगा ना, या तो ऊपर में या तो नीचे में। तो प्रत्यवर्ती धारा का सबसे जो अधिकतम मान होता है ना, उसी अधिकतम मान को ही हम धारा का शिखर मान कहते हैं। समझ रहे हैं, प्रतिवर्ती धारा का जो सबसे अधिकतम मान होता है उसी अधिकतम मान को धारा का शिखर मान कहते हैं। तो हम या तो ये परिभाषा बोल दें, यहाँ पे ये थोड़ा घुमाने के तरीके से ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज में लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्र में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यवर्ती धारा का 2 बार अधिकतम मान होता है। तो सही बात है जी, एक बार ऊपर गया तो एक बार सबसे अधिकतम मान एक यहाँ पे होगा, एक बार नीचे गया तो सबसे अधिकतम मान यहाँ पे होगा। तो 2 बार अधिकतम मान होता है, तो प्रत्यवर्ती धारा के इस अधिकतम मान को ही धारा का शिखर मान कहते हैं। तो या तो आप ये कहते हैं, या सिंपल सा आप हम जो कह रहे हैं ये आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी धारा या वोल्टता के एक पूर्ण चक्र में, किसी धारा, ये एक धारा ही तो है, ये एक क्या है, एक धारा ही तो है। तो किसी धारा या वोल्टता के एक पूर्ण चक्र में
सबसे अधिकतम मान, प्रत्यवर्ती धारा के सबसे अधिकतम मान को ही धारा का शिखर मान कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि किसी धारा या वोल्टता के एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा के सबसे अधिकतम मान को या सबसे उच्चतम मान को ही धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, तो ये कहे तो इसको हम लिख भी सकते हैं। यहां पे हम परिभाषा लिख दे रहे हैं एक शॉर्ट में, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये परिभाषा थोड़ा हार्ड है, ये परिभाषा हार्ड है, इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में एक परिभाषा लिखने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, जब परिभाषा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं परिभाषा, क्या लिख देंगे जी, प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान का लिखेंगे, जब धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में साइन तरंगों के रूप में गति करता है तो प्रत्यवर्ती धारा के सबसे अधिकतम मान को अब वो मान, सबसे अधिकतम जो मान होगा ये हमारा धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। तो सबसे अधिकतम मान मतलब मान में हम यहाँ पे कोष्ठ में लिख दे रहे हैं धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक। सबसे अधिकतम मान को प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए क्या हमने लिखा है कि जब धारा या वोल्टता के साइन तरंगों के रूप में, ये साइन तरंगों के रूप में गति करता है तो प्रत्यवर्ती धारा के सबसे अधिकतम मान को ही प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। यहाँ पे ये प्रत्यवर्ती धारा का सबसे अधिकतम मान यहीं पे तो है ना, तो इसी को धारा का शिखर मान कहते हैं। और धारा के शिखर मान को IRMS से दर्शाते हैं, और IRMS इक्वल टू होता है I0/√2 होता है। तो ये आपको याद रखना है, जहां पे ये IRMS क्या है, प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान, और ये क्या है, ये है प्रत्यवर्ती धारा। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, मैं जानता हूं थोड़ा इसमें समय लगा, बट कोई नहीं, मैंने 2 आपको परिभाषा दे दी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा दूसरा आता है वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? तो वैद्युत अनुनाद का परिभाषा हमने सिंपल सा लिखा हुआ है। वैद्युत अनुनाद क्या लिखे हैं जी, कि जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात अप्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर हो, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है का मान बराबर हो, तब विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तब क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान होता है अधिकतम हो जाता है, तो उस स्थिति को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी LCR परिपथ है, तो जब LCR परिपथ में क्या होता है, धारितीय प्रतिघात XC, और जो हमारा धारितीय प्रतिघात और जो हमारा क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है, यह जब दोनों का मान बराबर होता है ना, देख लीजिए
यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान क्या होता है, बराबर होता है, तो उस समय पर विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का जो मान होता है, विद्युत धारा का जो मान होता है वो सबसे अधिक हो जाता है। तो जब विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को ही हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तो क्या आप बोल नहीं देंगे कि जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में वैद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति को हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। आशा करता हूं कि वैद्युत अनुनाद का आपको परिभाषा आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, तो विस्थापन धारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि मैक्सवेल के अनुसार जब दो समांतर प्लेटों के बीच, यहाँ पे बीच होना चाहिए, दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देने पर प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझ जाते हैं। ये दो हमारे पास समांतर प्लेट हैं, एक हमारा ये हमारा प्लेट है, एक ठीक एक ये हमारा समांतर प्लेट है। तो दो हमारे पास ये समांतर प्लेट है, और जब दो समांतर प्लेटों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा दो समांतर प्लेट है, यहाँ पे हमने कुंजी लगा दिया है जो है कि यहाँ पे एक सेल या बैटरी हमने लगा दिया है, ये हमने सेल लगा दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैक्सवेल के अनुसार बताया गया कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच हम आवेश देते हैं, इस सेल की सहायता से हम क्या देते हैं, इस सेल की सहायता से हम इसमें आवेश देते हैं। तो आवेश देंगे तो एक पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और इसके पास होने के कारण इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जब हम दो समांतर प्लेटों के बीच हम आवेश देते हैं ना, तो इन दो समांतर प्लेटों के बीच चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लग, संख्या में परिवर्तन होने लगता है। और जैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण एक क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में एक क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इस प्रेरित धारा को ही विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आ गया? तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि मैक्सवेल के अनुसार जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देते हैं तो इन समांतर प्लेटों के बीच चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। यही बात लिखा गया है, मैक्सवेल के अनुसार जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देने पर प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में, सॉरी यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स लिख दिए हैं क्या, यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में, विद्युत फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो
तो आशा करता हूं कि विस्थापन धारा आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये बातें आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, विस्थापन धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? विस्थापन धारा को ID से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन धारा को हम ID से प्रदर्शित करते हैं। ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई क्या होता है? dt होता है, डी फाई बाई dt होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। जहां पर ये हमारा क्या है? ID क्या है? विस्थापन धारा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा है, यहाँ पे ये हमारा वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पे हम इधर ही लिख देते हैं वैद्युतशीलता। ये डी फाई क्या है? यही डी फाई है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। और डी टी क्या है? समय है, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। आइए आप लिख लीजिएगा वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बात मैं बता दूं आप सभी को। देखिए इतना मन लगा कर आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक आवश्यक बात बता दूं कि जितने स्टूडेंट हमारे सीरियस वाले हैं, जो चाहते हैं टॉपर बनना, तो आप सभी को पता है कि हमने आप सभी के लिए टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। तो ये टॉपर नोट्स बहुत सारे स्टूडेंटों ने ले लिए हैं। अभी तक जिन्होंने नहीं लिए हैं वो इस टॉपर नोट्स को जरूर लें। अब आप सोचेंगे सर टॉपर नोट्स में क्या दे रहे हैं? तो बता दूं मैं आप सभी को कि आपकी पूरी फिजिक्स की, पूरी आपकी केमिस्ट्री का, पूरी आपकी हिंदी का, इन तीनों का हम आपको टॉपर नोट्स दे रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, और हिंदी में आपके मतलब लगभग हम कह सकते हैं 12-13 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन सभी को हम दे रहे हैं चैप्टर वाइज। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे। मतलब पहले चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगे, नियम होगा, डेरिवेशन होगा, सिद्धांत होगा, पहले चैप्टर में होगा। फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इस तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर हमने दिया हुआ है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। फिर इन दोनों में तीनों का हम 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देंगे और हिंदी में 200 ऑब्जेक्टिव देंगे। फिर आपको बता दें कि हम जो हमारा केमिस्ट्री है इसमें 3 प्रकार के रिएक्शन भी पूछी जाती हैं। नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, सब हम आपको दे रहे हैं। हिंदी में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण पूरी किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश देंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश देंगे, महत्वपूर्ण जीवन परिचय देंगे, महत्वपूर्ण कहानी देंगे, खंडकाव्य देंगे, महत्वपूर्ण श्लोक देंगे, महत्वपूर्ण पत्रलेखन देंगे, निबंध देंगे। ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कोई भी एक अगर सब्जेक्ट का लेते हैं तो वो कोई भी एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो वो 99 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। परंतु अगर तीनों लेते हैं तो 300 का नोट्स है, और ये आपको तीनों एक साथ लेते हैं तो 249 में तीनों ही मिल जाएंगे। और इस टॉपर नोट्स को लेकर आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट रूप से कि देखिए ये भले ही जो हमारा ये हम कह सकते हैं 249 रुपये का आपको दिया जा रहा है, शायद ये टॉपर नोट्स ना लेंगे और आपने अब मेहनत नहीं की, इस टॉपर नोट्स से स्ट्रैटेजी आपने नहीं अपनाया, तो शायद मैं ये भी कह सकता हूँ शायद आप उस नंबर ना पाएँ। तो ये बहुत ही दुख की बात होगी कि शायद 249 रुपये से आपका लाइफ खराब हो गया। तो मैं नहीं चाहता खराब हो जाए, इसलिए नंबर नीचे है, गिवन है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कहिएगा सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। और वहाँ पे आपको स्कैनर दिया जाएगा, जैसे ही तुरंत पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, भेजेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। समझ के होंगे, सुन लिए हैं तो मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं डिटेल में क्या दे रहा हूं आप सभी को ये हम बताने का भी प्रयास करते हैं। ये नहीं कि भैया टॉपर नोट्स ले लिए हैं 5 सेकंड में हम बता दें, ऐसा नहीं भैया। आप पैसे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात समझिए इस टॉपर नोट्स में क्या दिया जा रहा है। अदरवाइज वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं फ्री में। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिभाषा हमने लिखा हुआ है।
कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। यह आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिभाषा, ठीक है, कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे को ज्यावक्रीय दिशा में मिलती हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फिलहाल ये हमने शॉर्ट में परिभाषा जितना हो सकता है उतना हमने बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। वैसे मैं बता दूं विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे ये दोनों अलग नहीं होती बल्कि एक ही साथ होती हैं, बट उतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं, सिंपल से करके हमने यहाँ पे परिभाषा बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे एक ही साथ होती हैं, बट यहाँ पे हम फिगर में थोड़ा सा अलग आपको दिखाएंगे जिससे परिभाषा याद हो जाए। सपोज दैट ये हमारे पास एक तरंग है, ये इस तरीके से गति करते हुए चल रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से गति कर रहा है। सपोज दैट ये हमारा दूसरा तरंग है, कुछ इस प्रकार ये गति करते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये एलो वाला है, ये हमारा विद्युत तरंग है, ये हम एलो वाले को विद्युत तरंग हम मान लेते हैं। ये जो हमारा रेड वाला है इसे हम चुंबकीय तरंगे कह देते हैं। तो हम यहाँ पे ये हमारा एलो वाला है ना, तो एलो वाले को क्या लिख देते हैं, वैद्युत तरंगे, विद्युत तरंग। और ये हमारा जो हमारा गुलाबी टाइप है इसको हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय तरंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि जब विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे, मतलब देखिए आप लिखेगा विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, तो जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, ये परस्पर क्या होते हैं, ये परस्पर वास्तव में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये परस्पर क्या होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, परस्पर एक दूसरे के इस तरीके से लंबवत होती हैं। तो जब क्या बताया गया कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में, ये बात आप याद रखेंगे, ज्यावक्रीय दिशा में क्या होते हैं, मिलना ही, ज्यावक्रीय दिशा में मिलना ही, मिलने का मतलब अध्यारोपित होना, तो मिलना ही क्या कहता है, मिलने से जो तरंग बनती है उसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल में बोलना हो तो ये आप बोल सकते हैं कि विद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलना ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं, ठीक है। या अगर सिस्टमेटिक और भी इसको थोड़ा चाहिए तो थोड़ा परिभाषा और बड़ा करना पड़ेगा। एग्जाम नजदीक है, मैं चाहता हूं कि आप सभी याद हो जाए परिभाषा, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही सिंपल करके हमने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद यह फिगर जरूर बना लीजिएगा। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण। अच्छा परिभाषा ये समझ में आ गया ना कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलते हैं तो जो उत्पन्न तरंग होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात गुण में कि यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, बिल्कुल ये तरंगे एक दूसरे के लंबवत हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इसकी गति करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे ध्वनि तरंग है, बोल रहे हैं ध्वनि तरंग निकल रहा है, तो इसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता चाहिए। जैसे हम अंतरिक्ष में चले जाएं, वहां पे अगर हम बोलेंगे तो हमारी आवाज नहीं सुनाई देगी, समझ रहे हैं ना, आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए वायु माध्यम का होना आवश्यक है। परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी संचरण करने के लिए, गति करने के लिए। जैसे अंतरिक्ष में भी विद्युत चुंबकीय तरंगे गति कर सकती हैं, समझ रहे हैं। जैसे अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति, हम फोन लगाते हैं यहां से तो वहां पे चला जाएगा, समझ रहे हैं।
ये बात याद रखेंगे। अगला बात यहाँ पे क्या कहा गया, यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। यह मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवेश नहीं होता है। एक हैरान कर देने वाली बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ना आवेश से ही उत्पन्न होती हैं, आवेश से ही विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। मतलब इससे तो उत्पन्न हुई है, परंतु इनमें कोई भी इसका गुण नहीं है, इसमें आवेश नहीं है। क्योंकि अगर आवेश होता तो हमें जहां पे आप खड़े हैं ना वहां पे शॉक का अनुभव लगता, झटका आपको लगता। कैसे लगता? तो देखिए हमारे चारों ओर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगर हमारे पास मोबाइल है यहाँ पे तो इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्योंकि कोई फोन लगाएगा आपके मोबाइल पे लग जाएगा, तो इसका मतलब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगे हैं। क्योंकि फोन जो हम लगाते हैं ना तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही बात हो पाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। एक और चीज आप चाहें तो याद कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब प्रकाश की चाल या वेग के बराबर होता है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है परावैंगनिक किरणों के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। परावैंगनिक किरणों के दो उपयोग कौन कौन से हैं? तो पहला होता है अदृश्य लिखाई में, नकली दस्तावेज बनाने में और उंगलियों के निशान का पता लगाने में किया जाता है। दूसरा, खाने की वस्तुओं के संरक्षण करने में किया जाता है। नॉर्मल सा है, आशा करता हूं समझ जाएंगे। अगला आता है एक्स किरणों के दो गुण और उपयोग लिखिए। अगला आता है एक्स किरणों के दो गुण कौन कौन से हैं? एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, पहला गुण। ये अदृश्य होती हैं, दूसरा गुण। इसका उपयोग क्या है? तो सबसे पहले हीरे की जांच करने में, जो हीरा होता है ना उसकी जांच करने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा रेडियोग्राफी में भी किया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी हड्डी टूट गई है किसी की, तो उसका एक्सरे किया जाता है, पता चलता है उससे कि कहाँ हड्डी टूटी हुई है, कहाँ क्या हुआ है। तो समझते हैं ना, तो अस्पतालों में भी, चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां बताइए। यहाँ पे ये पूछा गया विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरण करती हैं, गति करती हैं, तो कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा गति करती हैं? तो सबसे पहली विधि है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की विधि। पहली विधि है भू तरंगों द्वारा संचरण। भू मतलब भूमि के तरंगों द्वारा संचरण करती हैं। फिर आकाश तरंगों द्वारा संचरण, आकाश में भी गति करती हैं। तीसरा अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण, अंतरिक्ष में भी संचरण करती हैं, गति करती हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की क्या है? दिशाएं हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी सारी चीजें ये सब आपको याद करके रखनी है। ठीक है, अगला हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? आवेश होता है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? तो आवेश से ही उत्पन्न होता है। परंतु परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? किससे उत्पन्न होगी? आवेश से, परंतु इसमें कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है ना, ये एक हैरान कर देने वाली बात है। केवल आवेश लिख दीजिएगा, ये 1 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने करा दिया। अगला आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहां पे कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम बताइए। मतलब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग कौन है और सबसे बड़ी तरंग कौन है? तो सबसे बड़ी तरंग है जिसे हम रेडियो तरंग कहते हैं, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कौन है? तो गामा किरणें हैं, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है और इसका कितना होता है?
चलिए कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा। क्यों? क्योंकि हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जब हमने कराया था तो मुझे याद है कि इनको हमने बहुत बार करा दिए हैं, तो इसमें हमने इन सभी का तरंगदैर्घ्य भी बताया है। अब चलिए कमेंट में जिनको पता है वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगला आता है 10⁻² मीटर तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम लिखिए। 10⁻² मीटर जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे कहते हैं। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 10⁻² मीटर होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस, तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो समझ लेते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस का मतलब। तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रथम फोकस का मतलब है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश यहाँ पे होना चाहिए किरण, तो यहाँ पे लिख दिया गया है के लिए, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं। जो अवतल लेंस एक हम बना लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे अवतल लेंस हम बना लेते हैं। चलिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ येलो कलर से। ये हमने अवतल लेंस बना लिया और अवतल लेंस का ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। और यहाँ पे अब हम देखिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें। अब जिसकी ओर प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये इस तरीके से जाएंगी, तो इस यहीं से ना, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो यहाँ पे क्या बताया गया, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्योंकि देखिए वास्तव में क्या होता है, अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं तो वास्तव में अगर हम बात करें तो वास्तव में तो ये यहाँ पे जाकर ऐसे मिलेंगी ही ना, वास्तव में नहीं, आभासीय रूप से तो यहाँ पे मिल रही हैं, आभासीय रूप में तो यहाँ से मिल रही हैं। ठीक है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, मतलब लग रहा है कि मिल रही हैं, वास्तव में नहीं, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसी को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, मतलब F1 कहते हैं। वास्तव में तो नहीं मिल रही है ना, ये मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हमारा अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहेंगे? तो यहाँ पे लिखा गया है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे फिगर बनाकर समझा दूँ। चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये पहले का फिगर है, ये दूसरे का। तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर मतलब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें इस तरीके से, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष है इसके समांतर इस तरीके से चल रही है ना प्रकाश किरणें। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये इस तरीके से फैल जाती हैं। वास्तव में क्या होता है, इस तरीके से फैल जाती हैं, वास्तव में इस तरीके से फैल जाती हैं, इस तरीके से वास्तव में फैल जाती हैं। परंतु अगर हम इनको पीछे लाते हैं ना, परंतु हम इनको पीछे लाते हैं तो ये वास्तव में इस बिंदु पर, वास्तव में इस बिंदु पर मिलती हैं। वास्तव में क्या होता है, इस बिंदु पर, वास्तव में इस बिंदु पर क्या होता है, मिलती हैं। तो इसी को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो क्या बताया गया कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मतलब यहाँ पे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस का परिभाषा क्या कहेंगे? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। वही लिखा गया, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। स्क्रीनशॉट बाबू ले लीजिए, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े ना। चलिए आइए अगला आता है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो लेंस की क्षमता का यहाँ पे हमने परिभाषा बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। क्या है कि किसी लेंस द्वारा, देखिए यहाँ पे लेंस ऐसे लिखेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं या बिंदु टाइप का ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, क्या ही कहें, प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे नहीं समझ में आया तो समझ जाते हैं जी। जैसे यहाँ पे सपोज डैट, ये हम एक लेंस ले लेते हैं। ये कौन सा लेंस है जी? तो ये हमारा, इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है ना। इस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? एक कोई ये बिंदु है, एक कोई ये बिंदु है, इस बिंदु पर मिल जाती हैं। एक कोई ये बिंदु है, इस बिंदु पर मिल जाती हैं।
तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाले, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, सॉरी क्या ही हम बोल रहे हैं, लेंस की क्षमता पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है, यहाँ पे ये देखिए ये जो उत्तल लेंस है ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है, अपसरित कर रहा है, अपसरित कर रहा है। तो इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो क्या कहेंगे, उत्तल लेंस के मतलब हम ये कह सकते हैं कि वह मतलब किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो अपसरित करने की क्षमता या अभिसरित, देखिए अपसरित कर दिया या अभिसरित भी कर सकता है। अभिसरित का मतलब यहाँ पे एक हम लेंस बना लेते हैं, ये है अवतल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस है। ये हमारा अवतल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो ये अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, और ये क्या करता है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, इस तरीके से फैल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात देखिए फैल जाती है। तो फैलने को ही हम अभिसरित कहते हैं, फैलने को ही अभिसरित कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वह लेंस जो प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करता है, तो उसके मतलब वह लेंस जो प्रकाश किरणों मतलब, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है ना। और डायोप्टर होता है, इस लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। P = 1/f होता है, 1/f होता है, जहां ये f क्या है, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर, सॉरी f जो 1/f होगा ना, तो यहाँ पे ये f जो होगा वो मीटर में मान होगा। और अगर सेंटीमीटर में रखना है तो वहाँ पे P = 100/f होता है, 100/f होता है, जहाँ पर ये f जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा इसका वैल्यू, ठीक है, रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। f क्या है, फोकस दूरी है। अगला आता है विचलन कोण और वर्ण विक्षेपण को समझाइए। विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है, तो लिखा गया आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का मतलब समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये हमारे पास एक परिभाषा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में क्या हो रहा है, ये प्रकाश किरणें सपोर्टेड ऐसे चल रही हैं। ये प्रकाश किरणें इस तरीके से गई, तो इसे इस प्रकाश किरणों को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो ये प्रकाश किरणें इधर गई तो इसे हम कहेंगे आपतित किरणें। तो ये हमारा आपतित किरण है। अब जाकर जैसे ही प्रिज्म में टकराती हैं, तो जैसे ही प्रिज्म में टकराएंगी तो यहाँ पे एक अभिलंब हमें खींचना पड़ेगा। ये अभिलंब है क्योंकि प्रकाश निर्वात माध्यम से मतलब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल से सघन में जाती हैं तो हम इतना जानते हैं कि ये अभिलंब से दूर हटती हैं। अभिलंब की ओर जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से चली आई, अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से चली आई, ठीक है। अब फिर से यहाँ से अब देखेंगे तो अब देखिए अंदर सघन माध्यम है, नीचे बाहर विरल माध्यम है। तो फिर से हम अभिलंब खींचेंगे, फिर हम अभिलंब यहाँ पे खींचेंगे, ये ऐसे कुछ अभिलंब होगा। फिर अभिलंब हमने खींच दिया, अभिलंब खींचेंगे तो हम जानते हैं जब सघन से विरल की ओर जाती हैं
तो अभिलंब की ओर झुककर इस तरीके से चली जाती हैं। तो ये अभिलंब की ओर झुककर इस तरीके से चली गई। तो अब क्या होता है, इस वाले किरण को हम क्या कहेंगे, इस वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझे तो हम यहाँ पे क्या ही कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे हम दो चीजें कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा आपतित किरण है, तो आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं, सपोर्टेड आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ये जो निर्गत किरण है इसको हम निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर जो कोण बनता है ना, उस बिंदु पर जो कोण बनता है उस कोण को ही हम विचलन कोण कहते हैं। देखिए अब परिभाषा क्या कह रहे हैं ये समझिएगा, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण को विचलन कोण कहते हैं। वही बात लिखा गया है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ गया ना, विचलन कोण को डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला आता है वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है समझ लेते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए, तो वर्ण विक्षेपण केवल हमसे पूछा गया था, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो देखिए अगर हम समझाना चाहें तो इसको भी हम समझा ही दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक प्रिज्म है और ये हमारा एक प्रकाश किरण है। जब प्रकाश किरणें इस तरीके से जाती हैं और किसी भी प्रिज्म से टकराती हैं तो ये 7 रंगों में इस तरीके से बट जाएंगी, 2 3 4 5 6 और 7। तो देख लीजिए, तो जब प्रकाश किरणें ये हमारा क्या है, प्रकाश किरण है। जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से टकराती हैं तो वो 7 रंगों में, देखिए यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तो उसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे ये सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर होता है लाल रंग, दूसरे में हमारा होता है नारंगी, तीसरा में हमारा होता है पीला, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है नीला, अगला होता है जामुनी और अगला होता है सबसे नीचे जो होता है बैगनी होता है। तो ये हमारा 7 रंग है। इस 7 रंगों का जो इनका सीक्वेंस है याद रखें, सबसे ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो वो याद रखेंगे लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये भी समझ आइए। तो यहाँ पे लिखा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। ठीक है, यहाँ पे हटती हैं लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, हटती हैं। तब आपतन कोण क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, तब आपतन कोण को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें इसी माध्यम में, प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बातें बताई गई, यहाँ पे हमें ये बातें बताया गया कि ये सपोर्टेड ये एक माध्यम है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऊपर है सपोर्टेड विरल माध्यम और नीचे है सघन माध्यम। तो जब कोई भी प्रकाश किरणें
जब कोई भी प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब कोई भी प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जब कोई भी प्रकाश किरणें सघन माध्यम से क्या होता है, विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटकर इस तरीके से चली जाती हैं, अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से चली जाती हैं। ठीक है, अब जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, जाना तो वास्तव में कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब से दूर हटकर चली जाती हैं। ये बात हम रूल से जानते हैं, सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटकर चली जाएंगी। तो यहाँ पे सपोर्टेड ये हमारा ये जो हम एक बना रहे हैं इसको याद रखेंगे। ये हम इतनी बात जानते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं, यहाँ पे जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे एक हम चीज़ ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्रांतिक कोण ले रहे हैं। तो ये हमारा जो आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है, आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिसमें ये हमारा प्रकाश किरणें इस तरीके से यहाँ से चली जाती हैं। मतलब आर का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे आर का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो उसी कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं, सॉरी क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहली बात, ये पहली प्रकाश किरणें गई थी तो देखिए अभिलंब से थोड़ा झुक के इधर नीचे चली गई है, फिर थोड़ा सा और हमने कोण बनाया है, मतलब क्रांतिक कोण का मान हमने लिया है, तो अपवर्तन कोण का मान देखिए इस माध्यम पर एकदम चली गई है। अब थोड़ा सा क्रांतिक कोण मतलब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर देते हैं। आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अगर हम अधिक कर देते हैं, मतलब आपतन कोण के मान को अब इतना हम बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण के भी मान से हम अधिक कर देते हैं, तो उस समय पर प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं, वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषा नहीं कह सकते कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटकर चली जाती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए सघन माध्यम से गई थी, असघन माध्यम में ही वापस लौट आई है ना, तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परिभाषा लिखकर फिगर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। भैया क्या ही कहें, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत का मतलब क्या होता है कि ऐसा दो स्रोत जिनके बीच का कालांतर सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है, उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। ऐसा दो स्रोत जिनके बीच का कालांतर क्या होता है, नियत होता है, उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब दो कला संबंध स्रोत से हमें अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब दो कला संबंध स्रोत से अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे स्रोतों को किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आपको ये मोस्टली यहाँ से ये लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। कला संबंध स्रोत कहा तो ऐसे दो स्रोत जिनके बीच का कालांतर नियत होता है सदैव, उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। ये याद रख लीजिएगा, इतना काफ़ी है जी, इतना काफ़ी है, ठीक है। अगला हमारा आता है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन क्या कहते हैं? तो देखिए हमने सिंपल जो परिभाषा है वही हमने लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल करके। क्या लिखा है? किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं। ये सपोजिट ये हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर हमने एक ले लिया, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश हमने ऊपर से डाल रहे हैं, तो जब डालेंगे तो इस पर प्रकाश किरणें पड़ेगा, तो इस वस्तु का यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? तो ये हमारा वस्तु है, ये वस्तु की ज्यामिति, ये वस्तु की क्या बनेगी? ज्यामिति
ज्यामिति छाया बनेगी। तो ये वस्तु है, इसकी ज्यामिति छाया बन रही है। तो किसी वस्तु द्वारा बनी ज्यामिति छाया पर, देखिए अब यहाँ से ये प्रकाश किरणें हम जानते हैं तरंगों के रूप में गति करता है, तो ये प्रकाश निकलेगा इस तरीके से, तरंग के रूप में जाएगा, तो यहाँ से अब फिर से इस तरीके से मुड़ेगा। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का अतिक्रमण होगा। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार इस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड पर प्रकाश का क्या होता है, अतिक्रमण यहाँ पे होता है। तो हम कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का जो अतिक्रमण होता है, प्रकाश का अतिक्रमण होता है ना, उसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझ के होंगे, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा लिख दीजिएगा। सिंपल सा हमने बताया है, अगर बड़ा देखना है तो हमने जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे तो उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने एक अच्छा और भी हमने बेहतर तरीके से थोड़ा समझाकर बताए हैं। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में समान दिशा से अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होंगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे अगर हम ऐसे कहें, अगर आपको समझाकर बताएं तो सपोज दैट ये हमारी पहली तरंग है, सपोज दैट ये हमारा दूसरी तरंग है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, कोई हो सकता है कोई तरंग हो, कोई ऐसे भी जाए। सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसे तो है नहीं पर फिर भी हम मान लेते हैं कोई तरंग हो, सपोज दैट ऐसे अपोजिट भी गति कर रहा हो। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, ये तरंगों की 2 गुण होता है। सबसे पहली बात, समान आवृत्ति की क्या होंगी, तरंगे होंगी, और ये तरंगे जो होंगी ना समान दिशा में अध्यारोपित होंगी, समान दिशा में ये चलेंगी। ये तरंगे क्या होंगी, समान दिशा में चलेंगी। तो तरंग जो है ना, इसका 2 गुण है। तरंगों का गुण क्या है कि सभी जो तरंगे होंगी समान आवृत्ति की होंगी और समान दिशा में क्या होंगी, चलेंगी भी, और चलकर क्या होंगी, एक जगह पर मिलेंगे भी। ठीक है ना, तो वही कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं या मिलती हैं, तो इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए ना, तो यही बात लिखा गया है। लिखकर फिगर बनाना है तो बना लीजिए, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शर्तें क्या हैं, तो वही शर्त है कि सबसे पहली बात तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और तरंगों की दिशा भी समान होनी चाहिए। तो तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और तरंगों की संचरण की दिशा समान होनी चाहिए। समझ ही गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट सेकंड में देख लूँ वीडियो अच्छा बन रहा है ना। ठीक है जी, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन जो आया है, अगला हमारा है प्रकाश विद्युत कार्यफलन। मतलब प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखे हैं जी, यहाँ पे हमने लिखा है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। क्या हमने लिखा हुआ है, तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। मतलब ये हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है। अब धातु का टुकड़ा है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होंगे, इसमें होंगी मुक्त इलेक्ट्रॉन।
तो हम ये कह रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, तो उसी को हम वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। परिभाषा बोल देंगे ना कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। ठीक है ना। कार्यफलन इक्वल टू फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, तो ये आप याद रखेंगे। जहां एच प्लांक नियतांक, म्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। ठीक है। अगला आता है देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। क्या लिखा है जी, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, देहली आवृत्ति कहते हैं। जैसे अगर समझ में ना आए तो ये भी समझ लीजिए, ये एक धातु की सतह है और इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है हो गई। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे। और देहली आवृत्ति म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, फाई बाई एच होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। जहाँ फाई क्या है कार्यफलन, एच क्या है प्लांक नियतांक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। थक गया हूँ, एनर्जी अब थोड़ा डाउन हो रहा है। फटाफट अब हम आगे बढ़ेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से क्या अर्थ है, तो देख लीजिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या लिखा गया है कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसी को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वैसा ही सेम है, सपोज दैट ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक धातु का सतह है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी धातु की सतह पर क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को, ये जो प्रकाश किरणें हैं ये निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश हैं, निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणें हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणों को हम आपतित कराते हैं तो इस धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या लिखा गया है, जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और उसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश यहाँ पे लिखा गया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। अब यहाँ पे एक चीज आपसे कह दिया, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है जो हमारा होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, या हम ये लिख सकते हैं कि एच बाई एम भी। तो ये आप याद रखेंगे। जहाँ पर ये क्या है, लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, एच प्लांक नियतांक, पी यहाँ पे संवेग है। संवेग बराबर जानते हैं द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो एच की जगह पे एच लिख दिए और इसको तोड़ दिया गया फॉर्मूले में द्रव्यमान गुणे वेग। एम द्रव्यमान, भी क्या है, वेग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मेरी एनर्जी जो है ना वो पूरी तरीके से अब लो हो गया है।
और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपका ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपके क्लासेस लेने से पहले मैंने क्लास 11 का क्लासेस ले लिया है और एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है, बट कोई नहीं दोस्त, हम दिखाने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हमें पूरी तरीके से पढ़ाएंगे जी, बट सच कहें तो एनर्जी डाउन है, बट कोई नहीं, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, ये हम आपको बताना चाहते हैं। एनर्जी डाउन है, मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से मैं कहूँगा आप भी अपने लिए दोस्त मेहनत कीजिएगा, अपने लिए। आप अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे ना, कोई आपके लिए मेहनत नहीं करने वाला। आपके माता पिता, आपके घर परिवार के अलावा कोई आपके लिए तो मेहनत नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कर सकते हैं आपके माता पिता, बट हाँ, उनके लिए आपको कुछ करना है तो आपको भी मेहनत करने के पड़ेगा जी, आवश्यक है, आवश्यकता पड़ेगी ही, और आप मेहनत कर रहे हैं, यही मुझे खुशी है आप सभी को जानकर, जितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आप सभी से कहूंगा कि आप हमारा भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सभी हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तब मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, बहुत है हमारे लिए, ठीक है ना। थैंक यू, आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिए हैं, दिल से शुक्रिया आप सभी का। अगला हमारा आता है समस्थानिक संभारिक। यहाँ पे संभारिक रहेगा, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक को परिभाषित कीजिए। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए एक एक करके हम सभी को समझा देते हैं। समस्थानिक, फिर हम जानेंगे संभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। देखिए यहाँ पे अगर आप तीनों पर ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या है जी, तीनों में अगर ध्यान से हम गोला बना दिए हैं, ठीक है, आप नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही समझाने के तौर पे बना दिए हैं। नीचे वाला जो होता है इसको 111 लिखा गया है, नीचे वाला जो होता है इसको हम परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और ऊपर 1 2 3 लिखा गया है, इसको हम परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो नीचे के परमाणु क्रमांक है, ये समान है कि नहीं है जी, समान है, इक्वल है, बराबर है, समान है कि नहीं है, सभी इक्वल है। 1 2 3 ऊपर वाला परमाणु भार है, ये क्या है, परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो यही हम कह रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन एक तत्व है, तो एक ही तत्व के अलग अलग, मतलब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो इस अवस्था को समस्थानिक कहते हैं, उसे ही समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। अगला आता है संभारिक। संभारिक का मतलब जस्ट इसके अपोजिट, कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे, ठीक है ना। जैसे अलग अलग तत्व, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है विभिन्न तत्व, विभिन्न मतलब होता है अलग अलग तत्व, जैसे कि आर्गन हो गया, आर्गन हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया। तो आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का 19 होता है, पोटेशियम का 20 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 40, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं विभिन्न तत्व, मतलब अलग अलग तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो परंतु परमाणु भार समान हो, तो उसे संभारिक कहेंगे। देखिए परमाणु क्रमांक देखिए अलग अलग है कि नहीं, ये 18 19 20, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, परंतु परमाणु भार क्या है, समान है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान समान है।
तो उसी को हम क्या कहेंगे, समभारिक। मतलब विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या अलग अलग हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उसे समभारिक कहेंगे। तो वही लिखा गया है, वे तत्व मतलब विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, जिनका परमाणु क्रमांक या संख्या भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसे समभारिक कहेंगे। अगला आता है समन्यूट्रॉनिक। अगला हमारा आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मतलब अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें नाभिकों की संख्या समान हो, उसे समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से कहें, जैसे एग्जाम्पल से कह दे रहे हैं, क्लोरीन होता है, आर्गान होता है, पोटेशियम होता है। क्लोरीन का 17, आर्गान का 18, पोटेशियम का 19। तो यहाँ पे क्लोरीन का 17 होता है, आर्गान का 38 और पोटेशियम का 39। तो ये हमने लिख दिया है परमाणु क्रमांक का परमाणु भार। ये आप नहीं सोचिएगा सर यहाँ पे तो आर्गान का 40 लिखे हैं, यहाँ पे आर्गान का आप 38 लिखे हैं। और ये परमाणु जो समभारिक में हमने समभारिक का मान लिखा है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया है ये 3 चीज़ें। सभी में देखेंगे कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें जितना होगा उतना ही इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। परमाणु क्रमांक नीचे वाला सब अलग अलग है कि नहीं, 17, 18, 19। परमाणु क्रमांक भी अलग है, 37, 38, 39। परमाणु भार भी अलग है। तो हमने क्या बताया, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो 37 में से 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन में 20 है। अगर हम पोटेशियम में, आर्गान में देखें तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर पोटेशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या हम देख लें तो ये क्या हो जाएगा, 39 में से 19 घटा देते हैं, ये भी 20 आ जाएगा। सभी में 20 आ रहा है ना, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि इन्वर्टर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। एक क्यूरी को परिभाषित कीजिए। एक क्यूरी का मतलब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड हो तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को 1 क्यूरी कहेंगे। मतलब आपको हम ये कहें ना कि 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन केले बराबर कितने केले, तो 12 केले। वैसे ही 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना। तो 1 क्यूरी बराबर क्या होता है जी, 3 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होता है। इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, बोल रहा होगा तो समझ में आ ही रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 क्यूरी का मतलब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होता है तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो होगी वो 1 क्यूरी होगा। मतलब 1 दर्जन केला बराबर 12 केले होते हैं, ऐसी 1 क्यूरी बराबर इतना विघटन प्रति सेकेंड होता है। स्क्रीनशॉट। भैया बहुत दिमाग खराब हो गया। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या लिखे हैं, किसी तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देख लीजिए, तो हम यही कह रहे हैं किसी तत्वों के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए ना।
फटाफट हम आगे बढ़ जाते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा का हम परिभाषा लिखे हैं कि जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति संगत ऊर्जा को ही हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक का निर्माण करते हैं क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति के रूप में क्या होता है? ऊर्जा की हानि होती है। तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा की हानि होती है और वही जो ऊर्जा की हानि होगी ना, उसी को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, परिभाषा पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। अगला आता है द्रव्यमान क्षति क्या होता है? तो किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति का मतलब यहाँ पे अगर समझे तो क्या बात बताया गया, कोई भी देखिए नाभिक का द्रव्यमान है, मान लेते हैं कोई भी परमाणु है और परमाणु में जो नाभिक होता है, समझिएगा ये एक परमाणु है और परमाणु के बीच में ये नाभिक है और नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, यही ना होते हैं जी। सपोज दैट इस नाभिक का द्रव्यमान है मान लेते हैं 20 है। इस नाभिक का द्रव्यमान मान लेते हैं हमने सपोज दैट मान लिया 20 ग्राम है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब योग करेंगे तो जितना 20 आना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही तो ये नाभिक बना है ना। तो नाभिक का द्रव्यमान 20 है तो इसका मतलब इन दोनों का योग भी तो 20 होगा ना। परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अलग अलग जोड़ते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है सपोज दैट ये हमारा 10 और नाभिक के द्रव्यमान इन दोनों को जोड़ते हैं तो मान लेते हैं सपोज दैट 19 ग्राम ही आता है। समझ रहे हैं? तो यही बात कहा गया, किसी नाभिक का द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान, उसके घटक यही ना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को, अब अंतर इनके बीच क्या है? 20 और 19 के बीच का अंतर क्या है? 1 ग्राम है। तो इनके बीच का जो ये अंतर है उसे को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यही ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। बाबू बस इतना कहूंगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। द्रव्यमान क्षति ये हमारा इतना आपको याद कर लेना है। इसमें आते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन का मतलब जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहेंगे। नाभिकीय विखंडन का मतलब जब एक भारी नाभिक, दो नहीं, जब एक भारी नाभिक दो बराबर और हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल आप कहीं से भी देख कर लिख सकते हैं, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाएगा इसलिए हम रहने देते हैं। अदरवाइज मैं इतना कहूंगा कि ये आपका हमने प्रॉमिस किया था कि 50 कराएंगे, 51 इंपॉर्टेंट परिभाषा कंप्लीट करा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम सभी का ये सपोर्ट हो सकेगा और चैनल आगे ग्रोथ करेगा, हम सबका परिवार बढ़ेगा, बहुत ही खुशी होगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिए। अभी तक टॉपर नोट्स के लिए मैसेज नहीं किए हैं, लिए नहीं है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का टॉपर नोट्स 249 में मिल जाएंगे। तो अभी भी समय है दोस्त, नीचे नंबर है, मैसेज करके टॉपर नोट्स मांग लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।